2 लेक्चर पढ़े थे, उसमें हमने पहले नेशनल लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ा था, फिर हमने डिजिटल लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम बाकी लाइब्रेरी को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, पेशेंस रखिए। आज हम एकेडमिक लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एकेडमिक लाइब्रेरीज़ में 3 लाइब्रेरीज़ आ जाती है। ये स्कूल लाइब्रेरीज़ आ जाती है, कॉलेज लाइब्रेरी आती है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ आ जाती है। कॉलेज लाइब्रेरी MP डगलस ने कहा कि कॉलेज लाइब्रेरी एक साइंटिफिक एजेंसी होती है, टीचिंग एजेंसी होती है, और यहाँ पे रीडिंग मटेरियल को कलेक्ट किया जाता है। ये सेंटर होता है रीडिंग मटेरियल को कलेक्ट करने में, और ये सेंटर फॉर लर्निंग भी होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सेंटर फॉर लर्निंग कौन सी लाइब्रेरी होती है, तो वो स्कूल लाइब्रेरी होती है। तो ये स्कूल लाइब्रेरी के बारे में है। फिर यहाँ पे आ जाती है कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरी क्या है? डोर स्टेप ऑफ हायर एजुकेशन। ये पहला पॉइंट आप याद रखिए कि ये डोर स्टेप ऑफ हायर एजुकेशन होती है। दूसरा पॉइंट, ये यहाँ पे हम डीप स्टडी करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डीप स्टडी करते हैं, और ये यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशन एक्टिविटीज़ भी होती है कॉलेज लाइब्रेरी में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हमें असिस्टेंस क्या करती है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च में, रिसर्च के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी असिस्ट करती है। कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है ये एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉलेज लाइब्रेरी में आपको 3-4 पॉइंट्स याद रखने की, ये डोर स्टेप ऑफ हायर एजुकेशन होती है। यहाँ पे हमें डीप स्टडी ऑब्जेक्ट्स करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, और ये जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है ये सेंटर होती है एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ होती है ये मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन रिसर्च, मेन सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन। रिसर्च और एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे डेंस स्टडी की जाती है, बहुत ज़्यादा स्टडी की जाती है, और टीचिंग और स्पेसिफिक स्टडी की जाती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे टीचिंग की जाती है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई केमिस्ट्री में PhD करता है, कोई फिज़िक्स में, कोई MA एजुकेशन करता है, कोई तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे वो नॉलेज हासिल करता है। तो उसके लिए जो वो यूनिवर्सिटी जाता है वहाँ पे उसको स्पेसिफिक नॉलेज मिलती है रिसर्च के लिए, तो स्पेसिफिक टीचिंग यहाँ पे होती है। ठीक, फिर यह हमें इन डेप्थ एजुकेशन देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है। हमें इन डेप्थ एजुकेशन, यहाँ पे हमें इन डेप्थ एजुकेशन मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, और यहाँ पे एजुकेशन जो होती है वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में होती है, और हर किसी के पास जो भी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है। ठीक, फिर इसकी जो सर्विस होती है ये हमें लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करता है, ये हमें करंट अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करता है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस भी हमें ये प्रोवाइड करता है, कंसोलिडेशन सर्विस भी, यहाँ कंडेंसेशन सर्विस भी हमें ये देता है, अदर सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी हमें ये देता है। तो ये सब लाइब्रेरी सर्विस भी, करंट अवेयरनेस सर्विस भी हमें ये देता है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस भी हमें देता है, कंडेंसेशन सर्विस भी हमें देता है, अदर सर्विसेज और स्पेशलाइज्ड सर्विसेज भी हमें ये देता है। फिर यहाँ पे आ जाता है पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है, जो प्राउड ऑफ हेरिटेज होती है, हेरिटेज के लिए प्राउड है। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती है मिड ऑफ 20th सेंचुरी में पब्लिक लाइब्रेरी किसके लिए बनाई गई थी? एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए। ये जो पब्लिक लाइब्रेरी होती है ये हमें इनफॉर्मल लर्निंग प्रोवाइड करती है, और स्पेस वायर जहाँ पे हम स्टडी कर सकें। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाती है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन जो होता है उसने बहुत सारी लाइब्रेरीज डेवलप की इंडिया में, बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज डेवलप की इंडिया में। क्यों डेवलप की? ताकि इंडियन सोसाइटी को हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर सके, इंडियन इकोनॉमी को हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर सके। याद रखना, इसमें आपको 5 फील्ड्स मिल जाएंगे, जिसमें एजुकेशन एक फील्ड है। ये एजुकेशन कैसी एजुकेशन देता है? ये हमें सेल्फ एजुकेशन देता है, और लॉन्ग लास्टिंग एजुकेशन यहाँ से हमें मिलती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें एजुकेशन देता है कि
हमारे कौन से हम के सिटीजन्स के कौन से राइट्स हैं और उनकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं और ये हमें पॉलिटिकल लाइफ के बारे में नॉलेज देता है। फिर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, जिस किसी चीज़ की भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ये देता है। ये हमें अपने कल्चर की इंफॉर्मेशन देता है या दूसरे कल्चर्स की इंफॉर्मेशन देता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुल्क में कितनी हो रही है, अपने एरिया में कितनी हो रही है, इसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देता है। तो पब्लिक लाइब्रेरी इसी के लिए होता है। फिर यहाँ पे एक और लाइब्रेरी आई है जिसको हम स्पेशल लाइब्रेरी कहते हैं। स्पेशल लाइब्रेरी क्या करती है, ये हमें रिसर्च और डेवलपमेंट में जो लाइब्रेरी होती है वो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी जो रिसर्च करता है वो स्पेशल लाइब्रेरी सिर्फ रिसर्च या रिसर्च जो पर्टिकुलर चीज़ पे कोई वर्क कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज होती है, या हम कह सकते हैं रिसर्च जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज होती है। ये सारे ग्रुप, ये सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप को ही, जो मिसाल के तौर पर अगर कोई पीएचडी कर रहा है किसमें, केमिस्ट्री में, तो उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए केमिस्ट्री की, उसके लिए जो लाइब्रेरी बनाई गई है वो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी ही है, वो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी है। स्पेशल लाइब्रेरीज आर प्लान ऑन स्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल लाइन्स। ये जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है ये प्लान होती है स्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल लाइन्स पे, एंड कलेक्शन केयरफुली कंट्रोल्ड, और यहाँ पे जो साइज़ इसका होता है वो केयरफुली कंट्रोल, उसका साइज़ और स्कोप भी केयरफुली कंट्रोल्ड होता है। ठीक, फिर यहाँ पे जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है ये हमें रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, अवेयरनेस सर्विस प्रोवाइड करती है, पर्सनलाइज कस्टमर इंफॉर्मेशन सर्विस हमें प्रोवाइड करती है। ठीक, और स्पेशलाइज्ड सर्विस लाइक कंसोलिडेशन एंड पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो रेफरेंस सर्विस हमें स्पेशल लाइब्रेरी देती है, अवेयरनेस सर्विस भी हमें स्पेशल लाइब्रेरी देती है, पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन भी हमें ये देती है। स्पेशल सर्विस लाइक कंसोलिडेशन या हम रिपैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी हमें यही तो हमें क्या क्या देती है, ये हमें रेफरेंस सर्विस देती है। याद रखना ये जो स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरीज होती है ये हमें कौन कौन सी सर्विसेज देती है, ये हमें रेफरेंस सर्विस देती है। याद रखना रेफरेंस सर्विस यहाँ से हासिल होती है, अवेयरनेस सर्विस यहाँ से हासिल होती है, ये हमें पर्सनलाइज और कस्टमाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस देती है, ये हमें स्पेशल सर्विस लाइक कंसोलिडेशन, रिपैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सर्विसेज भी देती है। तो ये आप सर्विसेज याद रखना स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी के बारे में। फिर ये हमें देता है एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रिटिकल रिपोर्ट व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होती है, उसकी सिंथेसिस होती है, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और यहाँ पे क्रिटिकल रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है स्पेशल लाइब्रेरी में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको स्पेशल लाइब्रेरी के बारे में याद रखना है। फिर वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है? अब वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है? सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री। ये जो होती है, ये जो वर्चुअल लाइब्रेरी होती है, ये सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्स स्प्रेड एवरीवेयर, एक्सेसिबल ऑलवेज, वेयर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर लिंक्ड अक्रॉस द ग्लोबल लाइक इलेक्ट्रॉनिक में। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होती है, डॉक्यूमेंट की सूरत में ऑर्गेनाइज्ड मैनर होती है, और एसेसिबल टू एवरी ऑल, हर वेज एसेसिबल हुई। जब भी आप उस साइड पे जाओगे तब आप वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो, और हर किसी इंडिविजुअल को एसेसिबल इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप आपस में लिंक्ड होते हैं ग्लोबल नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से, यानी कि जो हमने डिजिटल लाइब्रेरी पढ़ी थी उसी टाइप की ये वर्चुअल लाइब्रेरी भी होती है। ठीक, हेयर होल्डिंग्स आर फाउंड इन इलेक्ट्रॉनिक स्टैक्स, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो ना वो इलेक्ट्रॉनिक स्टैक से हासिल कर सकते हो। लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी की कोई फिज़िकल स्पेस नहीं होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लाइब्रेरी कोई फिज़िकल स्पेस नहीं लेती है। कहाँ, किस में? वर्चुअल लाइब्रेरी में। या और इसकी कोई लोकेशन या डिफरेंट लोकेशन, कोई पर्टिकुलर लोकेशन इसकी नहीं होती है
वर्चुअल लाइब्रेरी की। टेक्नोलॉजिकल वेज टू ब्रिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सर्विस बोथ इंटरनल एक्सटर्नल ऑल इन वन प्लेस। हम टेक्नोलॉजिकल वेज हमने इस्तेमाल किए ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन हो रिसोर्स और इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे जमा कर सके। इंटरनल चाहे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो। इस इंफॉर्मेशन को चाहे वो रिसोर्स हो, इंफॉर्मेशन सर्विस हो, इंटरनल इंफॉर्मेशन हो, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, सारे इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पे जमा किया जाता है। किसमें? वर्चुअल लाइब्रेरी में। किसमें? वर्चुअल लाइब्रेरी में। ठीक, जो मैंने पहले ही बताया कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे कोई फिज़िकल कलेक्शन नहीं होती और कोई भी लोकेशन नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मौजूद होते हैं। डॉक्यूमेंट एसेस्ड फ्रॉम वर्क स्टेशन से डॉक्यूमेंट को आप एसेस कर सकते हो, हासिल कर सकते हो वर्क स्टेशन से। डॉक्यूमेंट इज रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड व्हेन, डॉक्यूमेंट को हम रिसीव और डिलीवर कर सकते हैं जब हमारी को ज़रूरत होगी। तो इसमें कोई लिमिट नहीं, जब भी आपको ज़रूरत होगी आप डॉक्यूमेंट को हासिल कर सकते हो और डिलीवर कर सकते हो। ठीक, इफेक्टिव ब्राउजिंग एंड सर्चिंग फैसिलिटी अवेलेबल। यहाँ पे आपकी जो वर्चुअल लाइब्रेरी में इफेक्टिव ब्राउजिंग और सर्चिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से डिजिटल लाइब्रेरी के। टाइप्स ऑफ सर्विस, कौन सी सर्विस डिजिटल लाइब्रेरी देती है? रिसोर्स डिस्कवरी सर्विस, एक्सेस सर्विस, रेफरेंस सर्विस, इंस्ट्रक्शन सर्विस, पैट्रन अकाउंट सर्विस। तो ये सर्विसेज हमें डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी देती है। कौन सी सर्विस? रिसोर्स डिस्कवरी सर्विस, रिसोर्स को डिस्कवर करना इसकी सर्विस, रिसोर्स को जो भी मटेरियल उसको एक्सेस करना तो एक्सेस सर्विस। रेफरेंस सर्विस हमें ये देती है, इंस्ट्रक्शन सर्विस देती है, पैट्रियन अकाउंट सर्विस देती है। तो ये सारी सर्विसेज हमें कौन सी लाइब्रेरी देती है? वर्चुअल लाइब्रेरी देती है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वर्चुअल लाइब्रेरी में है वो है इंटरपोरेबिलिटी। अब इंटरपोरेबिलिटी का मतलब क्या है कि इंटरपोरेबिलिटी का मतलब है यहाँ पे आपस में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को आपको पहुंचाना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। तो इसी का मतलब है इंटरपोरेबिलिटी। इंटरपोरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वर्चुअल लाइब्रेरी में। वर्चुअल लाइब्रेरी में इंटरपोरेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। Z39.5 एनेबल्स इंटरपोरेबिलिटी। Z39 याद रखना इंपॉर्टेंट है। Z39.5 हमें एनेबल करती है कि इंटरपोलेबिलिटी हो डिफरेंट सिस्टम्स के दौरान, इनकी लिंक हो डिफरेंट सिस्टम्स के दौरान। कौन? Z39.5 हमें एनेबल करती है ताकि हम इंटरपोलेबिलिटी अमंग सिस्टम्स कर पाए। ठीक, इंटरपोलेबिलिटी का मतलब लिंक, एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना, या इसी को हम इंटरपोरेबिलिटी कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे एक और लाइब्रेरी आ जाती है जिसको हम हाइब्रिड लाइब्रेरी कहते हैं। ये मिक्सचर होती है ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की। ये टर्म किसने, हाइब्रिड लाइब्रेरी की टर्म किसने कॉइन की? क्रिस, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्रिस रसब्रिज ने इस टर्म को कॉइन किया 1998 में। हाइब्रिड लाइब्रेरीज इवॉल्व कब हुई? 1990s में इवॉल्व हुई। व्हेन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज बिकेम ईजीली अवेलेबल, जब इलेक्ट्रॉनिक्स ईजीली अवेलेबल हो गया तो 1990s में, यानी कि 1990 से 2020 तक, तो इसी दौरान हाइब्रिड लाइब्रेरीज इवॉल्व हुई। अब कौन सी इशू हाइब्रिड लाइब्रेरीज में है? यहाँ पे डिजिटल डिवाइड होता है। ठीक, इंटरपोरेबिलिटी यहाँ का एक इशू बन जाता है। कलेक्शन डेवलपमेंट एक इशू है। ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज ये भी एक इशू है। और प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल मीडिया ये भी एक इशू है। यानी कि डिजिटल डिवाइड यहाँ पे होता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जिसके पास ये सर्विस पहुँचती है तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी से कनेक्ट होता है, और कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुँचता तो इसी को हम कहते हैं, तो वो हार्ड कॉपीज़ पे ही
हार्ड यानी कि वो बाकी लाइब्रेरीज़ में ही जाती हैं, तो इस वजह से डिजिटल डिवाइड होता है। तो डिजिटल डिवाइड होता है। इंटरपोलेबिलिटी भी एक इशू है, क्योंकि जब आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरह डाटा पहुंचाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। फिर कलेक्शन डेवलपमेंट में भी एक इशू आ जाता है। फिर ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ये भी एक, इसमें भी एक इशू आ जाता है। और प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल मीडिया में भी इशू आ जाता है। ठीक, अब डिजिटल डिवाइड ये क्या होता है? डिजिटल डिवाइड जो मैंने कहा, गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डिजर्व पोजिशन, जो मैंने पहले ही कहा, इसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ट्रेनर स्टाफ की यहाँ पे ज़रूरत होती है, और कॉपीराइट, यहाँ ये भी इशू है। ट्रेनर स्टाफ की ज़रूरत भी होती है और कॉपीराइट की भी ज़रूरत होती है। तो जल्दी से हम रिवाइज़ करेंगे और इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। इसमें जो हमने पहली लाइब्रेरी पढ़ी वो एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। इसमें हमने स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। MP डगलस ने क्या कहा था कि ये जो स्कूल लाइब्रेरी होती है, साइंटिफिक एजेंसी होती है, टीचिंग एजेंसी होती है। यहाँ पे रीडिंग मटेरियल को सेंटर फॉर रीडिंग मटेरियल कलेक्शन, और ये एक्ट होती है सेंटर फॉर लर्निंग भी। ठीक, फिर यहाँ पे कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है ये डोर स्टेप होती है हायर एजुकेशन की। ये यहाँ पे हम डीप स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं, और ये एजुकेशन एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, और ये याद रखना कि कॉलेज लाइब्रेरी जो होती है ये सेंटर होती है एकेडमिक एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे जो हमने पढ़ी वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। ये रिसर्च, मेन सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। यहाँ पे डेंस स्टडी होती है, और टीचिंग ऑफ स्पेशल टीचिंग होती है, स्पेशल सब्जेक्ट की टीचिंग यहाँ पे होती है, और डेंस स्टडी भी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे इन डेप्थ एजुकेशन हासिल की जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज को हासिल किया जाता है। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है, डाटा होता है, वो इन्फॉर्मेशन की सूरत में होता है, और हर किसी जो भी उसको चाहता है, उस डाटा को हासिल करने के लिए चाहता है, उसमें रिसर्च करता है, तो उसको ये डाटा हासिल होता है। फिर ये कौन कौन सी सर्विस हमें देता है? ये हमें यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कौन कौन सी सर्विस हमें देती है? ये हमें लाइब्रेरी सर्विस देती है, करंट अवेयरनेस सर्विस देती है, बिब्लियोग्राफिक सर्विस देती है, कंडेंसेशन सर्विस देती है, अदर सर्विस और स्पेशलाइज्ड सर्विस भी देती है। फिर यहाँ पे हमें पब्लिक लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ना है। ये जो पब्लिक लाइब्रेरी है प्राउड ऑफ हेरिटेज होता है। मिड ऑफ 20वीं सेंचुरी में पब्लिक लाइब्रेरीज के 3 फंक्शन थे, एजुकेशन, लर्निंग और एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। पब्लिक लाइब्रेरी क्या है? इनफॉर्मल लर्निंग होती है, ये प्रोवाइड करती है प्लेस ऑफ स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और नेशनल नॉलेज कमीशन जो होता है उसने इंडिया में बहुत सारी पब्लिक लाइब्रेरीज को डेवलप किया, ताकि इंडियन सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट कर सके, या इंडियन इकोनॉमी को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कर सके। फिर यहाँ इसमें 5 फील्ड्स होते हैं पब्लिक लाइब्रेरी में। एजुकेशन ये सेल्फ एजुकेशन होती है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग यहाँ पे होती है। फिर पॉलिटिकल लाइफ में आपके राइट्स क्या है, सिटीजन के राइट्स क्या है, और उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके बारे में नॉलेज होती है। फिर इन्फॉर्मेशन, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कल्चरल एनरिचमेंट, आपके कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है। फिर स्पेशल लाइब्रेरी में क्या आ जाता है कि स्पेशल लाइब्रेरी पर्टिकुलर ये स्पेशलाइज्ड पीपल्स जो स्पेशल नॉलेज हासिल करते हैं, उनके लिए स्पेशल लाइब्रेरीज बनाई गई है। जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये दीज लाइब्रेरीज इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च और डेवलपमेंट के, या बनाई भी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ही जाती है। स्पेशल लाइब्रेरी जो होती है ये, इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स, अगर आपको स्पेशल लाइब्रेरीज बनानी है तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करनी होगी। इसका स्कोप भी कंट्रोल होता है, और साइज़ भी कंट्रोल्ड ही होता है किसी भी स्पेशल लाइब्रेरी। ये हमें कौन सी सर्विस है? ये हमें रेफरेंस सर्विस भी देता है। याद रखना, स्पेशल लाइब्रेरी जो होती है ये हमें रेफरेंस सर्विस भी देती है, ये हमें रेफरेंस सर्विस भी देती है। एक मिनट, ये हमें रेफरेंस सर्विस भी देती है, अवेयरनेस सर्विस भी देती है, और पर्सनलाइज कस्टमाइज सर्विस भी देती है। स्पेशल सर्विस लाइक कंसोलिडेशन, रिट्रैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी सर्विस हमें कौन सी लाइब्रेरी देती है? स्पेशल लाइब्रेरी ही देती है। फिर ये हमें यहाँ पे स्पेशल लाइब्रेरी में क्या होती है? एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है,
और ये हमें यहाँ पे क्रिटिकल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है स्पेशल लाइब्रेरी में। फिर यहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरीज आ जाती है। वर्चुअल लाइब्रेरीज यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है डॉक्यूमेंट की सूरत में, जो स्प्रेड एवरीवेयर होता है, हर जगह ये स्प्रेड होता है, एक्सेसिबल ऑलवेज, जब भी आप चाहो उसको एक्सेस कर सकते हो। और वायर इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स आर लिंक्ड अक्रॉस द ग्लोबल, यानी कि इस यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं स्पेशल लाइब्रेरी वर्चुअल लाइब्रेरीज के थ्रू ये इंटरकनेक्ट होते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से, ठीक, ये आप याद रखना। फिर ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती है यहाँ पे जो होल्डिंग्स होती है या इन नॉलेज होती है ये इलेक्ट्रॉनिक स्टैक्स में होती है। यहाँ पे जो नॉलेज होती है कोई फिजिकल स्पेस या लोकेशन, इसकी कोई फिजिकल स्पेस या लोकेशन नहीं होती है, कोई पर्टिकुलर फिजिकल स्पेस या पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती है, ठीक। यहाँ पे टेक्नोलॉजी वेज टू ब्रिंग रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकें, चाहे वो इंटरनल इंफॉर्मेशन हो या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हो, और इस सारी इंफॉर्मेशन को हम एक ही जगह पे जमा करते हैं, ठीक। फिर यहाँ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम क्विकली एक्सेस भी कर सकते हैं। फिर यहाँ में क्या इसमें क्या है, फिर इसमें आ जाता है कि अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसकी कोई फिज़िकल कलेक्शन नहीं होती है, कोई लोकेशन नहीं होती है, ठीक। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं वर्क स्टेशन से, ठीक। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड एंड डिलीवर्ड व्हेन नीडेड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इफेक्टिव ब्राउजिंग एंड सर्चिंग फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है। अब ये हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, रिसोर्स डिस्कवरी सर्विस, ये हमें एक्सेस सर्विस भी देती है, रेफरेंस सर्विस भी, इंस्ट्रक्शन सर्विस भी, पैट्रियन अकाउंट सर्विस भी हमें ये देती है। इंटरपोलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वर्चुअल लाइब्रेरी, क्योंकि आपस में कनेक्ट हो जाना, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में कनेक्ट होती है और डाटा को हम इंफॉर्मेशन को एक डॉक्यूमेंट स्टोरेज में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफ़र करते हैं। इसके लिए Z39.5 इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Z39.5 इंटरपोलेबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा कि ये मिक्सचर होता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज़ का भी। इसको किसने कॉइन किया, रस ब्रिज ने इस टर्म को कॉइन किया 1998 में। ये जो हाइब्रिड लाइब्रेरी होती है ये इवॉल्व हुई 1990s में और यहाँ पे रिसोर्स जो है ईजीली अवेलेबल हुई है। और इसमें जो कौन कौन से इश्यूज़ हुए कि डिजिटल डिवाइड पैदा हुआ है वर्चुअल, इसमें जो इश्यूज़ होते हैं वो डिजिटल डिवाइड का इशू होता है, इंटरपोलेबिलिटी का भी इशू होता है, कलेक्शन एंड डेवलपमेंट में भी इशू होता है, ओनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इसका भी इशू होता है, और प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल मीडिया इसका भी। डिजिटल डिवाइड होता है क्या है, किसी को वर्चुअल लाइब्रेरी का एक्सेस होता है, किसी को नहीं होता है, यही है डिजिटल डिवाइड। फिर इसमें ट्रेनिंग स्टाफ भी ट्रेनड होना चाहिए वर्चुअल लाइब्रेरी, और कॉपीराइट का भी इशू होता है। तो ये कुछ इश्यूज़ थे हाइब्रिड लाइब्रेरी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तब तक के लिए, जब तक मैं अब हम जो पढ़ने जाएंगे वो हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हमने यहाँ पे ख़त्म किया, इस पे हम कुछ MCQs भी लाएंगे। तब तक के लिए